1950s में इंडिया में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे होते हैं। तो फिर अगले 10 सालों में ऐसा क्या होता है कि इंडिया और चाइना आपस में वॉर पे उतर आते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेट हिमाचल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कैसे किया। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले समझना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस ना हमेशा से खराब नहीं थे, ये काफी अच्छी स्थिति में थे पहले। अब देखो यहां पे इसका रीजन क्या था, बिकॉज देखो अभी देश जब हमारा आजाद हुआ उस टाइम पे उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर भी लगा हुआ था। ये दोनों कंट्रीज जो हैं, यूएसए और यूएसएसआर दूसरी कंट्रीज को लालच दे रही थी और अपना जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा रही थी कि ताकि इनके साथ अलग अलग कंट्रीज जुड़ सके। पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का, अमेरिका के साथ वो हो गया और अमेरिका से उसे बहुत ज्यादा फंडिंग्स भी आनी स्टार्ट हो गई। अब यहां पे इंडिया अकेला पड़ गया। इंडिया ने सोचा कि इस रीजन में किसी ना किसी कंट्री के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो हमने चाइना के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करी। देखो यहां पे क्या हुआ कि 1950s में जब चाइना ने क्या किया, यहां पे तिब्बत पे पूरा का पूरा आक्रमण करा और इसको अपना पार्ट बनाया, तो इंडिया ने यहां पे ज्यादा विरोध नहीं करा, बिकॉज यही चीज है कि आपस में हम क्या करना चाहते थे कि आसपास एक कुछ ऐसी कंट्रीज रखना चाहते थे जिनके साथ हमारे रिलेशंस सही हो। चलिए अब यहां पे हम आगे देखें अगर, तो देखो यहां पे जो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो पीक आती है वो आती है जब इंडिया और चाइना के बीच में साइन होता है पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट जिसे फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसको ऑफिशियली साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था आपका 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना के बीच में। इस टाइम पे इंडिया और जो चाइना के जो लीडरशिप थी वो थी जवाहरलाल नेहरू। इंडिया की जो लीडरशिप थी इनके पास थी और चाइना के जो प्रीमियर थे उस टाइम पे वो थे चाओ एन लाई। यहां पे आप ये जो फोटो है इसमें देख भी सकते हो उनकी फोटोज, है ना। चलो तो देखो ये जो प्रिंसिपल्स हैं पंचशील एग्रीमेंट के, ये क्या है। देखो बहुत बार इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज जो देखो है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहां पे पंचशील एग्रीमेंट में बोला गया कि इंडिया और चाइना एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज में कब्जा नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज यहां पे बोली गई वो बोली गई म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। यहां पे म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात होती है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लड़ाई यहां पे हमको एक दूसरे के साथ नहीं करनी है। तीसरी यहां पे बात होती है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, कि भाई दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और चौथी अगर बात की जाए तो यहां पे है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की, कि भाई दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं, है ना। और यहां पे जो भी हमारे रिलेशन होने चाहिए वो म्यूचुअल बेनिफिट की तरफ रहने चाहिए, है ना। और लास्ट जो यहां पे चीज बोली गई वो बोली गई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, कि भाई हम जो कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना वो यहां पे पीसफुली रहेंगी, यहां पे लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, है ना। चलिए तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 5 प्रिंसिपल्स। देखो जो ये एग्रीमेंट था इसने इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशंस क्रिएट हुई थी थोड़ी बहुत, उनको खत्म करने का काम करा। और यहां पे एक स्लोगन दिया गया इस टाइम पे जिसको बोला जाता है हिंदी चीनी भाई भाई। तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पूरे ही देश में यहां पे आपको सुनने को उस टाइम मिलते थे। चलिए तो फिर देखिए आगे ऐसा क्या हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। चलिए देखते हैं। देखिए 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई की सिचुएशन पहुंच जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये पूरे के पूरे कॉजेज क्या थे, रीजंस क्या थे, है ना, और किस तरीके से इवेंट्स हुए जिस वजह से यहां तक बात आ पहुंची। तो ये देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट हुआ, ये वॉर हुआ, ये हुआ 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक। यहां पे जो रीजंस इसके हैं वॉर के, वो है सबसे पहला टेरिटोरियल डिस्प्यूट। देखो यहां पे ना पहले ही टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से बाउंड्रीज अच्छे से डिमार्केटेड नहीं थी, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये भी एक रीजन था सबसे पहला, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बाउंड्रीज अच्छे से डिमार्केट नहीं थी ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में पहले से ही। तो वो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू हुई। सेकेंड चीज कि अक्साई चीन जो है, चाइना उसको अपना पार्ट मानता था और यहां पे उसने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया 1957 में। देखिए जो ये वाला एरिया है आपका,
ये अगर आप जम्मू एंड कश्मीर देखो, है ना, तो ये जो एरिया है ये है आपका अक्साई चीन का एरिया, और ये जो रीजन आप इधर देख रहे हो ये है जिनजियांग प्रोविंस। तो चाइना जो है, जो जिनजियांग प्रोविंस है उसका पार्ट मानता है अक्साई चीन को। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि 1957 में इस रीजन में चाइना ने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इस रीजन को वो अपने जिनजियांग प्रोविंस का क्या मानता था, पार्ट मानता था। चलिए अब यहां पे देखो तीसरी चीज और यहां पे क्या रही है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वॉर रहा। रिफ्यूज हमने दिया दलाई लामा को 1959 में। तिब्बत पे आक्रमण कर दिया गया चाइना के द्वारा, तिब्बत को पूरा कैप्चर कर दिया गया था, और उस टाइम जो दलाई लामा है वो इंडिया की शरण में आए, और इंडिया ने उनको शरण दी, उनको रिफ्यूजी बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने उनको जगह एलोकेट करी, हिमाचल के जो धर्मशाला है वहां पे आज भी दलाई लामा रहते हैं। तो ये भी एक कॉज था। अब देखो इन रीजंस की वजह से ना यहां पे क्या हुआ, जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था वो टूट गया। जैसे कि जब अक्साई चीन पे यहां पे रोड बनाने स्टार्ट करे, तो हमने यहां पे देखो हमने बोला था कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना ने ये चीज ब्रेक करी। और दूसरी चीज चाइना हम पे इल्जाम लगाता है कि जो आपने दलाई लामा को शरण दी है वो कहीं ना कहीं एक जो पंचशील एग्रीमेंट था उसमें जो एक पॉइंट था कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, के एक दूसरे की कंट्री के इंटरनल मैटर्स में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उसका यहां पे वॉयलेशन हुआ है। तो चाइना यहां पे ये आर्ग्यूमेंट देता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अब देखो यहां पे आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिश राज और जो चाइना में उस टाइम किंग डायनेस्टी होती थी उनके बीच में कभी भी बाउंड्रीज जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं हुई। तो अब देखो यहां पे ब्रिटिशर्स ने कुछ पहल करी कि 1965 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया कंसीडर्ड जॉनसन्स लाइन, ये जो W.H. जॉनसन थे इन्होंने ये लाइन यहां पे ड्रॉ करी थी एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जॉनसन्स लाइन को यहां पे बाउंड्री बनाया गया इंडिया और चाइना के बीच में एट दिस टाइम। यहां पे याद रखने की बात है, इस टाइम पे जो मैंने आपको पहले बताया जिनजियांग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। इस टाइम पे जिनजियांग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना जब ये लाइन ड्रॉ करी गई थी। 1978 में चाइना रिकैप्चर्ड जिनजियांग रीजन। तो चाइना ने वो जो जिनजियांग रीजन था उसको दोबारा से कैप्चर करा और बोला कि भाई इसी रीजन का तो अक्साई चीन पार्ट है, और यहां पे अक्साई चीन को पार्ट बना दिया चाइना को। अब 1899 में यहां पे ब्रिटिशर्स एक और लाइन यहां पे प्रपोज करते हैं जिसको बोला जाता है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। तो चलिए यहां पे इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, मैप में आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो पिंक लाइन आपको यहां पे दिख रही है ये है जॉनसन्स लाइन, है ना, जो पहले प्रपोज करी गई थी। जिनजियांग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जॉनसन्स लाइन है। दूसरी जो लाइन है ये जो काराकोरम रेंज है, इसके साथ आप ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ये है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, अगर हम जॉनसन लाइन को कंसीडर करें और बॉर्डर माने इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये जो पूरा रीजन है ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। और अगर आप यहां पे मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को बाउंड्री मानते हो तो ये पूरा का पूरा रीजन किसको चला जाता है, चाइना को चला जाता है। यही कॉज ऑफ डिस्प्यूट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहां पे और क्या बातें हुई। जब देखो मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन यहां पे बनाई गई, इसको चाइना को दिया गया, सबमिट किया गया कि आप चाइना को प्रपोज किया गया कि आप इसको एक्सेप्ट करो, बट चाइना ने यहां पे ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं करा। अगर ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं करा तो काइंड ऑफ उन्होंने ये एग्रीमेंट पे साइन नहीं करा है, तो इसको बाउंड्री नहीं माना जा सकता मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स डिड नॉट फॉर्मली कमिट टू द लाइन, ब्रिटिशर्स ने इस लाइन पे कमिट नहीं करा। इसके बाद यहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है अर्ली 1920s में। अब देखो ब्रिटिशर्स दोबारा से रिकंसीडर करते हैं आपकी जो जॉनसन लाइन है उसको। जॉनसन लाइन को फिर से रिकंसीडर क्यों किया जाता है, बिकॉज यहां पे खतरा उनको लगता है कि रशिया अटैक कर सकता है इंडिया पे, और कहीं ब्रिटिश की जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत प्रीशियस कॉलोनी है, उस पे रशिया का आक्रमण ना हो जाए। इसीलिए कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉनसन लाइन को प्रेफर करा दोबारा से, जो अक्साई चीन को क्या करती है, इंडिया का पार्ट मानती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पे ये चीज हो गई हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उधर की। अब हम आते हैं ईस्टर्न साइड में, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की साइड।
अरुणाचल प्रदेश की साइड आपको जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट याद रखना है वो है शिमला एग्रीमेंट 1914। अब देखो 1914 में शिमला एग्रीमेंट होता है, हेनरी मैकमोहन जो है इन्होंने ये एग्रीमेंट करा होता है, इन्होंने लाइन वहां पे ड्रॉ करी होती है, सेटल द बाउंड्री विद तिब्बत। अब देखो यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे जब हमने वहां पे देखा था मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन और जो जॉनसन लाइन थी जब वो बनाई गई थी, बेसिकली जॉनसन लाइन जब बनाई गई थी तो चाइना का पार्ट नहीं था अक्साई चीन उस टाइम पे। यहां पे भी ऐसा ही हुआ, इस टाइम पे जब बाउंड्री सेटलमेंट की गई अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे, उस टाइम पे चाइना का पार्ट तिब्बत नहीं था। ठीक है, अब देखो यहां पे चाइना वॉज नॉट मेड अ पार्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट, इसीलिए चाइना को शिमला एग्रीमेंट का पार्ट भी नहीं बनाया गया, बिकॉज एट दिस टाइम तिब्बत वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। अब देखो मैकमोहन लाइन यहां पे क्या कर दी गई, ड्रॉ कर दी गई, बट चाइना ने इस चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चाइना इस लाइन को भी रिजेक्ट करता है। कौन सी लाइन को, मैकमोहन लाइन को। ये बोलता है कि भाई ये हमारी जो है सॉवरेनिटी को वॉलेट करता है, और तिब्बत जो है जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं थी, है ना, तो ये इस चीज को रिजेक्ट कर देता है पूरा ही। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको इस लाइन की थोड़ी फोटो दिखाता हूं कि ये लाइन कहां पे है। चलिए तो देखो ये जो आप यहां पे लाइन देख रहे हो, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर डिफाइन करती है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये जो ये ड्रॉ करी गई थी आपकी शिमला एग्रीमेंट के दौरान। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे इवेंट्स को जिसने कॉज करा ये वॉर। देखो 1949 में यहाँ पे जो सिविल वॉर होता है चाइना में खत्म होता है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे बनती है। इंडिया इंस्टेंटली चाइनीज जो गवर्नमेंट होती है नई उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद 1950s में चाइना तिब्बत पे इन्वेड करता है। इंडिया हालांकि कुछ नहीं होता बट ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं शो करता, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पाकिस्तान अमेरिका की साइड जा रहा था तो हमारे को भी कोई पार्टनर चाहिए था, है ना, तो हम यहाँ पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है, हमारे जो रिलेशंस है वो पीक पे चले जाते हैं, है ना। इसके बाद चाइना क्या करता है 1957 में, है ना, यहाँ पे 1957 में क्या करता है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर देता है जिनजियांग, है ना, ताकि जिनजियांग को कनेक्ट किया जा सके तिब्बत से। अब यहाँ पे 1959 में दलाई लामा को इंडिया असाइलम दे देता है, रिफ्यूज दे देता है, और चाइना की तरफ से भी देखो पंचशील एग्रीमेंट वॉयलेट हो गया, इंडिया की तरफ से भी वॉयलेट हो गया चाइना जो कहता है। और यहां पे चाइना क्या करता है, इसके बाद 1959 में एक नया मैप रिलीज करता है जिसमें वो अक्साई चीन को अपना पार्ट दिखाता है। अब देखिए यहां पे ये मैप रिलीज करा गया था, देखो यहां पे जो अक्साई चीन है इसको चाइना ने अपना पार्ट दिखाया, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको भी चाइना ने अपना क्या दिखाया, पार्ट दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद देखो नेहरू ने इमीडिएटली इस एक्ट को कंडेम करा और सेड दीज टेरिटरीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। चाइना सॉ इट एज अ थ्रेट, चाइना ने इसको एज अ थ्रेट समझा। नेहरू ने बोला कि भाई ये तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, चाइना को लगा कि भाई ये तो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। यहां पे 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया है बिना किसी वार्निंग के। यहां पे वॉर हुआ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। इंडिया वाज नॉट एबल टू एंटीसिपेट चाइनीज अटैक, यहां पे इंडिया देखो एंटीसिपेट ही नहीं कर पाया ये कि चाइना हम पे अटैक भी करेगा। देखो यहां पे जो नेहरू है उनकी जो पॉलिसी थी तो वो ऐसी थी कि भाई हम तो पूरी दुनिया के साथ शांति की बात करते हैं, हम तो शांति की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ कौन कोई लड़ाई करेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती थी जवाहरलाल नेहरू की कि उन्होंने सोचा कि हम पे अगर हम शांति की बात कर रहे हैं तो हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, है ना। तो यहां पे हमने ये इस अटैक को एंटीसिपेट ही नहीं करा, और देयरफॉर इंडियन आर्मी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। यहां पे 20,000 इंडियन सोल्जर्स थे जो लड़े 80,000 चाइनीज लोगों से, चाइनीज जो आर्मी थी उससे। चाइनीज आर्मी है वो 16 किलोमीटर अंदर आ गई इंडियन बॉर्डर्स में। अब इसके बाद जो होते हैं जो चाइना के जाओ होते हैं वो लेटर लिखते हैं नेहरू को, और यहाँ पे 4 डिमांड्स रखते हैं कि भाई अगर आप ये 4 डिमांड मान लोगे तो हम वॉर को खत्म कर देंगे। यहाँ पे 4 डिमांड्स क्या होते हैं आप थोड़ा देखना। सबसे पहली यहाँ पे डिमांड होती है रीसेटलमेंट ऑफ बाउंड्री, कि बाउंड्री जो है उसको रीसेटल किया जाए, जैसा चाइना चाहता है उस हिसाब से चीजें हो। सेकंड, बोथ साइड हैड टू डिसएंगेज एंड विड्रॉ फ्रॉम एलएसी बाय 20 किलोमीटर, कि भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वाली लाइन जो है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो लाइन है जब अक्साई चीन को इन्होंने कैप्चर कर दिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, ये जो है इस जो जगह है इससे 20 किलोमीटर इधर जाया जाए और 20 किलोमीटर इधर जाया जाए, है ना, यहां पे ये बात होती है। थर्ड जो शर्त है वो रखते हैं कि चाइना बिकम
रेडी टू विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है आज की डेट में, वहां से विड्रॉ करने की ये बात करते हैं। और ऑक्यूपाइड एरिया इन अक्साई चीन शुड बी अलाउड टू रिमेन इन चाइना। तो ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है जो पूरा कैप्चर कर चुका है चाइना, इसको चाइना में ही रहने देना पड़ेगा। ये 4 डिमांड्स यहां पे नेहरू से जो है जाओ एनलाय करते हैं। नेहरू इसका क्या जवाब देते हैं, देखिए नेहरू है जो इसका जवाब देते हैं। नेहरू वंस अगेन सजेस्टेड फ्रेंडली रिलेशंस। नेहरू आस्क्ड चाइना टू रिटर्न ऑन प्रीवियस बाउंड्रीज, और नेहरू ये जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट अब यहां पे देखो आप, इस टाइम पे जो अक्साई चीन है वो पार्ट बन चुका है आपका चाइना का। अक्साई चीन को पूरा कैप्चर कर लिया है चाइना ने। चाइना के जितने भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, और चाइना यहां पे यूनिलैटरली वॉर को खत्म कर देता है ना। इंडिया की तरफ से यहां पे पहल नहीं होती है, चाइना खुद से ही क्या कर देता है, वॉर को खत्म कर देता है 19 नवंबर 1962 को यूनिलैटरल सीज फायर बाय चाइना। अक्साई चीन किसके अंडर चला जाता है भाई, चाइना के अंडर चला जाता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होती है वॉज डिमार्केटेड, जिसको LAC भी बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे अगर हम देखें, व्हाई चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलैटरल सीज फायर। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि चाइना ने भाई क्यों किया, जब वो इतनी पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था कि वो और एरिया कैप्चर कर सकता था, तो यूनिलैटरली उसने इस चीज को क्यों करा, है ना, वॉर को खत्म क्यों करा। देखो यहां पे सीधी सीधी बात जो है आपको याद रखनी है कि भाई पहली चीज तो है जो उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, बेसिकली जो वो अक्साई चीन को कैप्चर करना चाहते थे वो तो उन्होंने कर ही दिया था। सेकंड चीज यहां पे थी कि भाई इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे जैसे कि यूके USA, उसकी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे। और काइंड ऑफ तीसरी चीज है कि इंटरनेशनल इमेज भी तो कुछ होती है ना, वो चाइना अपनी खराब नहीं करना चाहता था, बिकॉज चाइना भी अभी अभी आजाद हुआ है ना, चाइना को भी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो इसीलिए जो चाइना है उसने यहां पे क्या करा, ये वॉर यूनिलैटरली खत्म कर दिया। ये देखते हैं क्या रीजंस हैं। जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे यहां पे क्या कर दिए गए हैं, वो अचीव करे जा चुके हैं, है ना। अक्साई चीन ऑलरेडी उन्होंने अपने अंडर ले लिया है। डिफिकल्ट टेरेन एंड विंटर लॉजिस्टिक। डिफिकल्ट टेरेन है भाई, यहां पे क्या होने वाला है, देखो नवंबर है ऑलरेडी, तो अब आगे आने वाली है सर्दी। सर्दी में अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लॉजिस्टिक लाने में, सेना किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे जो ट्रक्स हैं, जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनको कैसे पहुंचाया जाएगा। दूसरी चीज उसको डर था कि USA और UK कहीं इंटरवीन ना कर जाए, है ना। और लास्ट था कि इंटरनेशनल इमेज भी उसको क्या करनी थी, अपनी मेंटेन करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे देखो रीजन। अब देखते हैं रीजन कि इंडिया ये वॉर हारा क्यों। इंडिया देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी हम पे कोई अटैक कर सकता है। उन्होंने सोचा कि भाई हम तो शांति की बात करते हैं, हम पे कोई क्यों अटैक करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आइडियलिज्म रियलिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है ना। तो पहला तो देखो ये रीजन था कि इंडिया ने वॉर एक्सपेक्ट करा ही नहीं था। नेक्स्ट चीज है इंडियन आर्मी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, हम नहीं थे प्रिपेयर्ड, है ना। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी वर नॉट अवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, इससे हमने लेसन लिया, और यहां इस वॉर के बाद हमने अपनी मिलिट्री पे काम करा, डिफेंस पे काम करा, हमने सारी चीजों पे काम करा। और आज की डेट में देखो इंडिया कितना आगे पहुंच चुका है ना। मिलिट्री जो हमारी हार्ड पावर है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है। चलिए, नो हेल्प फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स लाइक UK एंड US। यहां पे हमारे को ना UK ने हेल्प करा ना US ने हेल्प करा, कोई हेल्प नहीं हमारे को मिली। और पुअर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो था हमारा मिलिट्री का बहुत ज्यादा क्या था, खराब था। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से यहां पे क्या हुआ, इंडिया हार गया। अब देखो यहां से लर्निंग्स क्या हमारे को मिलती है। सबसे पहली चीज कि इंडिया लर्न टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री पावर। पीस की बात करने से कुछ नहीं होगा, नॉन अलाइनमेंट की बातें करने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी कुछ और है, और हमारे को डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पे एक और है कि हमारे को इंटेलिजेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे जो प्रीमियर हमारे यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे कि R&AW, इस पे वर्क किया गया, रॉ पे वर्क किया गया। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट मोर इन मिलिट्री एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, के हमारे को मिलिट्री और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इंडिया नीड टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉरेन अलायंस, कि भाई हमारे को अलायंस भी बनाने हैं, इन केस अगर हम किसी लड़ाई में पड़ जाए तो हमारे को कोई हेल्प करने तो आए। इसके बाद फिर आगे जाके 1971 के टाइम पे हमने क्या करा, रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर दी,
और जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था तो एक तरफ पाकिस्तान को बचाने जब यूएसए आ रहा था तो हमारे साथ स्ट्रांगली यहां पे रशिया खड़ा हुआ था, जिसने इंडियन ओशियन में अपनी सबमरीन्स खड़ी कर दी थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के, और यूएसए को उन्होंने चैलेंज दे दिया था कि तुम आओ तो सही, हम तुम्हारे को न्यूक्लियर वेपन्स की पावर दिखाते हैं। इस तरीके से हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ था 1971 के वॉर में। ठीक है, तो वो जो सारी लर्निंग्स थी, लेसन्स थे, वो हमारे को कहां से मिले थे? इसी वॉर से मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे देखो, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। यहां पे बोला गया है व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहां पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये पूरा इशू अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।